नमस्कार। यूपीपीसीएस प्रीलिम्स एग्जाम 2024 के जो पेपर आए, पेपर 1, पेपर 2 जनरल स्टडीज के, आप सभी लोगों ने उसको अटेम्प्ट किया और आपकी प्रतीक्षा होगी कि हमारे कितने क्वेश्चन सही हैं, कौन से क्वेश्चंस का आंसर सही है। इसके बारे में आपके मन में उत्सुकता होगी जानने के लिए, और आप चाहते होंगे कि जितना जल्दी हो सके कम से कम आप अपना क्वेश्चन पेपर सही आंसर्स क्या हैं इसको आप मिला करके जांच सकें और देख सकें कि आपके मुख्य परीक्षा में सफल होने की संभावनाएं प्रारंभिक परीक्षा के बाद बन रही हैं या नहीं। तो प्रीलिम्स एग्जाम के बेसिस पर अब आपको अगली तैयारी कब और कैसे और कितनी जल्दी से शुरू करनी चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग का पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा। ईश्वर से मेरी प्रार्थना है कि आप दोनों जनरल स्टडीज पेपर 1 में, पेपर 2 में बहुत अच्छे मार्क्स के साथ क्वालिफाई करें और मेन एग्जाम भी दें। उसके बाद आपका 2024 की इस परीक्षा में उत्तर प्रदेश राज्य सिविल सेवा में चयन हो, आप सभी लोग सफलता की ओर अग्रसर हों, ऐसी मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। तो हम लोग इंडियन पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था पर आते हैं। तो इसमें जो पहला सवाल है, द कॉन्करेंट लिस्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड्स ट्रेड एंड कॉमर्स, एडल्टरेशन ऑफ गुड्स, सक्सेशन। तो अगर आप जानते हैं कि हमारे संविधान में 3 तरह की सूचियां हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। तो इस हिसाब से अगर आप देखें तो ये तीनों सब्जेक्ट हमारे कॉन्करेंट लिस्ट में पाए जाते हैं। तो इसका आंसर आपको ये बताना है, तो आंसर ए होगा। इसका क्वेश्चन 8 का आंसर ए होगा। दूसरा क्वेश्चन 9 है, फातिमा बीवी died recently, consider the following statements regarding her. She was the first woman judge of the Supreme Court of India. ये बात सही है। She served as the governor of Kerala from 1997 to 2001. She was the first Muslim woman to enter into higher judiciary. तो इस हिसाब से अगर आप देखें तो वो तमिलनाडु की स्टेट की गवर्नर रही हैं। केरल की वो रहने वाली थी, वो केरल की रेजिडेंट थी, केरल की रहने वाली थी। वहां गवर्नर इसलिए नहीं हो सकती थी क्योंकि जो आमतौर पर राज्यपाल जिस राज्य में नियुक्त होते हैं वो उस राज्य के निवासी नहीं होते। वो तमिलनाडु की गवर्नर थी, तो इसलिए इसका अगर आप देखें तो क्वेश्चन नंबर 9 का 1 और 3 ए सही होगा। इसके अलावा फिर हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। विच अमेंडमेंट एक्ट्स डील विद लोकल गवर्नेंस इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया। तो आपको पता है कि भारत में स्थानीय शासन संस्थाओं में कौन सा संबंधित है। तो ये बहुत ही पॉपुलर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992। तो इसका आंसर सी होगा। इसके बाद अगर हम आते हैं तो क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में consider the following statements with reference to the special officer for linguistic minorities. In the constitution there is a provision for the post of special officer for linguistic minorities for every state. ये सही है। A new article 350B was added for this by the 9th constitution of amendment act. ये जो बाद में सेकेंड स्टेटमेंट दिया है ये गलत है, क्योंकि in the constitution there is a provision for the post of special officer for linguistic minorities for every state. ये बात सही है, और ये अंडर आर्टिकल 30 में जो है, अंडर आर्टिकल 350 में इसका प्रोविजन है। अंडर आर्टिकल 350B अगर हम बात करें तो आर्टिकल 350B जो ये दिया गया है इसमें ये प्रोविजन है, और अ न्यू आर्टिकल 350B वाज एडेड फॉर दिस बाय द 9th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो इसमें आप कहेंगे कि ओनली 1, ये आंसर होगा आपका ओनली 1। अब अगर हम इस पर आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 42 पर आ जाते हैं। 42, क्वेश्चन नंबर 42। हमारी कोशिश आज ये है कि जब आपका पेपर कंप्लीट हो जाए तो आप जितना जल्दी हो सके अपने प्रीलिम्स के पेपर्स का मिलान कर सकें और देख सकें कि आपके कितने आंसर सही हैं, और इसलिए हम लोग उसका डिटेल एनालिसिस और एक्सप्लेनेशन लेकर के आपके पास फिर आएंगे, जिसमें कि आप बात करेंगे कि
आपका कोई आंसर सही है तो वो क्यों सही है और जो गलत है वो क्यों गलत है। इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग आईसीटी, यानी कि आईसीटी बेस्ड ई गवर्नेंस रिड्यूसेस द ट्रांसपेरेंसी ऑफ गवर्नमेंट। ई गवर्नेंस से सरकार की पारदर्शिता को कम करते हैं, नहीं, पारदर्शिता इससे बढ़ती है, कम नहीं होती है। ई गवर्नेंस से सरकार की लागत कम होती है। ई गवर्नेंस रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ गवर्नमेंट, बिल्कुल सही बात है। ई गवर्नेंस से सरकार में नागरिकों का योगदान बढ़ जाता है, ये भी सही है। तो इसका उत्तर होगा 2 और 3, सेकेंड एंड थर्ड। इसके बाद अगर हम आते हैं 43, द यूपीएससी derives its functions from which of the following sources? आर्टिकल 315, तो द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान से। पार्लियामेंट्री लॉज, हाँ, संसद को भी कानून बनाने का अधिकार है। तो इसका उत्तर होगा बी, 1 एंड 2। अब आ जाइए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा जो क्वेश्चन है, इसमें अगर हम आए तो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, इलेक्शन कमीशन, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, इन सब चीजों को अगर आप ध्यान से देखें तो आप पाएंगे कि नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस और फाइनेंस कमीशन, इसमें से एक भी विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड, कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है ये बताना है। तो ये सही सुमेलित नहीं है। निर्वाचन आयोग भी आर्टिकल 324 में 324 में दिया है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, इसी के बारे में हम कह सकते हैं कि ये सही है, लेकिन सही मायनों में ये क्वेश्चन आपका पूरी तरह से करेक्ट नहीं है, क्योंकि अंडर आर्टिकल 338 बी एंड 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2018 से ये प्रोविजन किया गया कि नेशनल ओबीसी कमीशन बनाया जाए, यानी कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन करने के लिए जो सही मायने में संविधान का 102वां संविधान संशोधन 2018 में पारित हुआ और उससे अनुच्छेद 338 बी 338 बी आर्टिकल जोड़ा गया। लेकिन नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस की बात जरूर 340 में की गई है, तो उसके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर नियुक्त किए जा सकते हैं। यानी आर्टिकल 340 कहता है कि नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस में टू इन्वेस्टिगेट द कंडीशंस ऑफ बैकवर्ड क्लासेस, यानी कि पिछड़ा वर्ग आयोग के लोगों की स्थिति का समीक्षा, उसका अन्वेषण करने के लिए यह काम किया जा सकता है। तो थोड़ा बहुत यही इसका एक मैच करता है, वरना इसके बारे में हम फिर आपको विस्तार से बताएंगे। आइडेंटिफाई द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग, निम्नलिखित के सही कालानुक्रम की पहचान कीजिए। तो इसमें जो कालानुक्रम दिया है ये हमारे बहुत महत्वपूर्ण जजमेंट्स हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं, और सुप्रीम कोर्ट के इन जजमेंट्स के हिसाब से हमारे बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को लेकर, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स को लेकर इस पर चर्चा की गई है। संवैधानिक शक्तियों, संवैधानिक प्रावधानों और संवैधानिक संशोधनों को लेकर के इस पर बड़े महत्वपूर्ण निर्णय सर्वोच्च न्यायालय ने दिए हैं। तो ये जो अगर आप कालक्रम देखेंगे तो इस हिसाब से अगर आप देखें तो सही उत्तर होगा 1 2 3 4, यानी कि डी, जिसमें कि ये सही क्रम दिया है। सबसे पहले शंकरी प्रसाद, फिर सज्जन सिंह, फिर गोलकनाथ और फिर केशवानंद भारती, डी। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 46। Given below are two statements, one is labeled as assertion A and the other as reason. Article 352 of the Indian Constitution deals with the declaration of emergency. Reason and emergency may take place at any time. भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352 आपातकालीन स्थिति की घोषणा से संबंधित है, और आर कारण कहता है आपातकालीन स्थिति किसी भी समय उत्पन्न हो सकती है। तो अगर आप इसका सही उत्तर देखें तो आप पाएंगे कि बोथ ए एंड आर ट्रू, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, यानी इसका आंसर बी होगा, बी। Which of the following freedom is not guaranteed by the Indian Constitution under Article 19?
कि अनुच्छेद 19 में से कौन सी एक स्वतंत्रता भारतीय संविधान के द्वारा गारंटी नहीं दी गई है? फ्रीडम टू ओन, एक्वायर एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी, नहीं, आर्टिकल 19 में ये नहीं है, पहले था लेकिन आर्टिकल 19 में अब इसको हटा करके आर्टिकल 300A में 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 से ट्रांसफर कर दिया गया है। तो ये नहीं है, फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स है, फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी ट्रेड और प्रोफेशन है, फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू आउट इंडिया है। तो संपत्ति रखने, खरीदने और बेचने की स्वतंत्रता ये नहीं दी गई है। तो ये तीनों जो हैं आपके अनुच्छेद 19 में है, ये नहीं है, संपत्ति रखने, खरीदने और बेचने की स्वतंत्रता। तो आपका उत्तर होगा ए। अब आ जाइए, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज assertion A and the second as reason. According to the Constitution of India, the same person cannot function as the governor of two or more states at the same time. Article 153 of the Indian Constitution states that there shall be a governor for each state. यानी कि हमारा संविधान कहता है कि क्वेश्चन आपका, हाँ, ये कहता है कि भारतीय संविधान के अनुसार एक ही व्यक्ति एक ही समय में दो अथवा दो से अधिक राज्यों के राज्यपाल के पद पर कार्य नहीं कर सकता। नहीं, ये गलत है। हमारे संविधान में 7वें संविधान संशोधन 1956, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 के अनुसार हमारे संविधान में ये व्यवस्था कर दी गई कि कोई गवर्नर दो या अधिक राज्य एक साथ संभाल सकता है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 में कहा गया कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। ये बात सही है। तो इसका आंसर होगा कि A is false but R is true, यानी A। अब आगे बढ़ते हैं। Which of the following pairs is not correctly matched? Equality of opportunity in public employment guaranteed only to Indian citizens. हाँ, ये सही है। Equality before law guaranteed to both citizens and non-citizens, ये भी सही है। Altering the name of a state, power of a state legislature, ये गलत है। क्रिएटिंग एन न्यू स्टेट, पावर ऑफ पार्लियामेंट, ये सही है। यानी कि आपका उत्तर होगा सी, क्योंकि ये अधिकार कि किसी राज्य का नाम बदल करके कुछ और रख दिया जाए, ये भी अधिकार अंततः संसद की ही शक्ति है। अब अगर आ जाएं क्वेश्चन नंबर 50 पर, मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 एंड चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोट्स गिवन बिलो। तो इसमें अगर आपको बात करनी है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, भारत की संचित निधि अनुच्छेद 266, वित्त आयोग 280, वित्त आपात 360, महालेखा परीक्षक 148। यानी कि अगर आप इसका आंसर देखेंगे तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया ए का 1, फाइनेंस कमीशन 3, तो उत्तर होगा डी 1324। 51. Which of the following are envisaged by the right against exploitation in the Constitution of India? भारतीय संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसकी परिकल्पना की गई है? तो अगर इस पर बात करते हैं तो इसका सही उत्तर होगा कि एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी नहीं, ये हमारे यहाँ अनुच्छेद 17 में दिया गया है। प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स्ड लेबर, ये राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज एंड माइंस, तो इसका सही उत्तर होगा 2 और 3, 2 और 3। इस तरह से अगर हम आगे बढ़े तो हम क्वेश्चन नंबर 77 पर पहुंचते हैं। और मैं आपको फिर कह रहा हूं कि मैं इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन लेकर के हमारी टीम आपके साथ बातचीत करने के लिए आएगी और हम लोग एक एक क्वेश्चन का डिटेल एनालिसिस करेंगे। आज सिर्फ और सिर्फ आपको सही उत्तर बता दे रहे हैं ताकि उसकी व्याख्या करने के लिए हमको अलग से जब समय मिलेगा तो हम मंडे ऑनवर्ड्स यानी कल के बाद इसके बारे में आपसे चर्चा करेंगे। तो 77 क्वेश्चन नंबर, अगर इस बात के पीसीएस के पेपर के एवरेज लेवल ऑफ डिफिकल्टी को देखें तो जैसा कि आमतौर पर यूपी पीसीएस का पेपर रहता है वैसा ही पेपर है।
इसमें कुछ बहुत नया अलग से उन्होंने नहीं पूछा है, लेकिन हाँ एवरेज पेपर माना जाएगा, ना बहुत कठिन है ना बहुत आसान है। ये क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर स्टेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द प्रेसिडेंट शैल नॉट बी अ मेंबर ऑफ आइदर ऑफ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। सही बात है कि राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन के सदस्य नहीं होगा, संसद राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनाकर बनेगी। तो एक और दो दोनों, बोथ 1 and 2। बी, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन बी इनिशिएटेड बाय आइदर लोकसभा और राज्यसभा, यानी कि भारतीय संविधान में कोई भी संशोधन लोकसभा या राज्यसभा के द्वारा, किसी के भी इन दोनों सदनों द्वारा हो सकता है, विधानमंडल और भारत के राष्ट्रपति इसको नहीं कर सकते। तो इसका उत्तर होगा 1 और 2। ए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फंक्शंस ऑफ द इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त के कौन कौन से कार्य हैं? तो लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा राज्यसभा के उपसभापति के लिए निर्वाचन करना नहीं, गलत है ये। नगर पालिकाओं नगर निगम के निर्वाचन करवाना, ये भी गलत है। उपर्युक्त निर्वाचन से उत्पन्न सभी संदेह विवादों का निर्णय करना, ये भी गलत है। तो इसका उत्तर होगा डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 80 पर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? दंतेवाला कमेटी रूरल क्रेडिट, ग्रामीण ऋण जीवी राव प्लानिंग एट द ब्लॉक लेवल, अशोक मेहता पंचायती राज, संथानम कमेटी पंचायती राज फाइनेंसेस। नहीं, संथानम कमेटी वाज रिलेटेड टू करप्शन ऑन हायर प्लेसेस इन द गवर्नमेंट। भारत के सरकार के उच्च पदों पर बैठे हुए लोगों पे भ्रष्टाचार की रोकथाम के लिए के संथानम कमेटी बनाई गई थी, इसलिए ये आपका सही उत्तर होगा 80 का डी। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 81 पर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? तो अगर इस क्वेश्चन को देखेंगे तो हम पाएंगे कि इसमें आर्टिकल 154 एक्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ द गवर्नर सही है, आर्टिकल 153 ऑफिस ऑफ द गवर्नर सही है, आर्टिकल 156 टर्म ऑफ द गवर्नर सही है, आर्टिकल 155 रिमूवल ऑफ द गवर्नर ये गलत है, क्योंकि इसमें अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर दिया गया है, यानी राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल को हटाना नहीं। तो कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो ये सही है, सुमेलित है, ये भी सही सुमेलित है और ये भी सही सुमेलित है, ये गलत सुमेलित है। तो अब उत्तर होगा डी। अब क्वेश्चन नंबर 115 पर आते हैं। इस बार कुल 22 क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं इंडियन पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन और गवर्नेंस से मिला करके, तो अच्छे खासे सवाल हैं और ये वो सवाल हैं जिनको हम लोग अपनी क्लास में हमेशा डिस्कस करते हैं, बातचीत करते हैं। और जब हम रेगुलर क्लास में पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि इन चीज़ों को क्लास में करते रहने से, डिस्कशन करने से और नोट्स में से, अगर आप हमारे इंडियन पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन और गवर्नेंस के नोट्स देखें जो हमने क्लास में कराए हैं, तो उसमें आपको इनमें से एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा जो आप ना कर पाए। तो इसके लिए ज़रूरत इस बात की है कि आप ऑनलाइन या ऑफलाइन जिस भी मीडियम में जहां भी हैं वहां आप हम लोग के जनरल स्टडीज के कोर्स से जुड़ सकते हैं, जो कि आपकी तैयारी में मदद करेगा। और इस तरीके से हम हर हफ्ते अपने यहाँ जो क्लासेस होती हैं उसका हम रेगुलर टेस्ट भी कराते रहते हैं। तो टॉपिक वाइज टेस्ट भी होता है जिसे हम सेक्शनल टेस्ट कहते हैं, और उसके बाद सेक्शनल टेस्ट के अलावा हम फुल लेंथ क्वेश्चन सब्जेक्ट वाइज भी लेते हैं, और फिर मिक्स टेस्ट भी होता है जिसमें कि आपके सारे सब्जेक्ट जनरल एरियाज जनरल स्टडीज के कवर होते हैं। तो इस तरीके से क्लासेस बहुत ज़रूरी है करना। आपको कोई गाइडेंस मिलनी चाहिए, वो गाइडेंस किसी कोचिंग से ही मिले, यह ज़रूरी नहीं है, आप अपने से भी ये काम कर सकते हैं। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 115 को देखें तो इसमें हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि फेडरलिज्म के बारे में किसने अलग अलग क्या क्या बातें कही, और इसलिए इसको समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में 4312 कोऑपरेटिव फेडरलिज्म ग्रैनविल ऑस्टिन ने कहा,
बार्गेनिंग फेडरलिज्म, मॉरिस जॉन्स ने कहा। क्वासी फेडरलिज्म, केसी वेयर ने कहा। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जब हम लोग क्लास में शुरुआत करते हैं तो नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जब मैं पढ़ाता हूं तो यही बताता हूं। और फेडरलिज्म विद सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी, ये आइवर जेनिंग्स ने कहा। तो इसका सही उत्तर होगा 4312 और 4312 है डी, यानी इसका सही उत्तर होगा डी। और इसके बाद 116 नंबर पर आते हैं। Which one of the following is not a level in the 3 पंचायती राज recommended by बलवंत राय मेहता कमेटी? कि बलवंत राय मेहता समिति अनुशंसित त्रिस्तरीय पंचायती राज में निम्नलिखित में से कौन सा एक स्तर सही नहीं है? तो वो है न्याय पंचायत, यानी उत्तर होगा सी। ग्राम पंचायत के बारे में कहा है, पंचायत समिति के बारे में कहा है और जिला पंचायत के बारे में कहा है। न्याय पंचायत के बारे में अशोक मेहता कमेटी ने कहा है, बलवंत राय मेहता कमेटी ने नहीं कहा है। और अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 117 पर। According to the Lokpal and Lokayukt Act 2013, the Lokpal would be appointed by the President after obtaining the recommendations of a selection committee with the Prime Minister as chairperson and consisting among others of the following। यानी लोकपाल लोकायुक्त अधिनियम 2013 के अनुसार जब लोकपाल की नियुक्ति और राष्ट्रपति और उसके सदस्यों की नियुक्ति करते हैं तो इसमें प्रधानमंत्री के अलावा कौन से लोग हैं जो उसमें अपनी सलाह देने के लिए पैनल में होते हैं? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश उनके द्वारा नाम निर्देशित, सही बात है। लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा में विपक्ष के नेता, ये भी सही है। तो आपका उत्तर हो जाएगा 134, यानी सी 134। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, स्पीकर ऑफ द लोकसभा, लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा, चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा नहीं रहते। चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा कौन होंगे? वाइस प्रेसिडेंट होंगे। तो वाइस प्रेसिडेंट किसी कमेटी में इस तरीके की अपॉइंटमेंट से रिलेटेड कमिटीज में नहीं होते हैं। तो आपका उत्तर होगा 134, यानी कि सी। करेक्ट आंसर इज सी। अब आ जाते हैं मैच द अमेंडमेंट्स विद देयर ईयर ऑफ द। तो 42nd अमेंडमेंट 1976 यानी 3। 52nd अमेंडमेंट 1985 यानी 1। 86th अमेंडमेंट 2002। 96th अमेंडमेंट 2011। तो सही सीक्वेंस क्या बन रहा है? 3142। तो 3142 यानी सी। 3142 यानी सी। ये कब कब बने? इस तरीके से हम लोगों ने इंडियन पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नेंस पर विस्तार से चर्चा की, जिसके लिए एक्सप्लेनेशन, एनालिसिस और जो हमने आंसर बताया है वो आंसर क्यों सही है और बाकी जो ऑप्शंस और चॉइसेस दी हैं वो सही क्यों नहीं है, इसके लिए डिटेल एनालिसिस और एक्सप्लेनेशन का वीडियो लेकर हम बहुत जल्द आपके पास कल आएंगे। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए और अब दूसरे हमारे फैकल्टी एक्सपर्ट्स आपको दूसरे सब्जेक्ट एरियाज के बारे में सही आंसर्स को बताएंगे। धन्यवाद। थैंक यू। ऑल द वेरी बेस्ट। गुड लक टू यू।